Good evening, students. Welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. So, good evening. We were reading the chapter Nationalism in Europe. So, in last class, we have read about what were the drawback of Napoleon Code, and after it, कैसे वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी लोग थे, कैसे वहाँ पे पीसेंट्स लोग थे, एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्स में क्या क्या डिफरेंस थे. एरिस्टोक्रेसी लोग बहुत वेल्दी थे, सोशली पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे, जबकि पीसेंट्स थे वो बहुत फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थे, वो इतने रिच लोग नहीं थे. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था. तो नेशन स्टेट, सो द मेन टॉपिक वाज नेशन स्टेट, कि ऐसे सिचुएशन में नेशन स्टेट बनना वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो ऐसे ही जैसे कि एंजल बनकर के हमेशा कोई ना कोई आता है, तो ऐसे सिचुएशन में एंजल बनकर के आया आपका कौन? मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जो है एंजल बनकर के आया लोगों के लिए, नेशन के लिए, क्योंकि उनके माइंड में जो ख्याल आया वो आया नेशन स्टेट का. तो आइए पढ़ते हैं कि जो मिडिल क्लास थे उनके क्या आइडियाज थे, वो क्या क्या चीजें लेकर के आए थे अपने नेशन के लिए. तो सबसे पहला जो उनका आइडिया था वो था नेशन यूनिटी. नेशन यूनिटी, जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं नेशन यूनिटी का मीनिंग, जिसमें सारे लोग सेम कल्चर को फॉलो करते हो, सेम लैंग्वेज बोलते हो, उनके आइडियाज सेम हो. लेकिन उस यूरोप की बात करेंगे उस टाइम की, तो वहां पर कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे. वहां पे आप बोल सकते हैं एम्पायर थे, जो कि उनकी जो सोच थी, द वे ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लिविंग लाइफ, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो ऐसे सिचुएशन में मिडिल क्लास जो है वहां पे आप कह सकते हैं एंजल गॉड बन करके आए. तो मिडिल क्लास की फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडियोलॉजी थी दैट वाज नेशन यूनिटी, कि उनको एक नेशन चाहिए अपने लिए. सेकंड, लिबरल नेशनलिज्म. तो ये लिबरल जो वर्ड है, इस लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है? लिबरल नेशनलिज्म कहाँ स्टैंड करता है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मिडिल क्लास का कहना था कि आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको एरिस्टोक्रेसी को खत्म करना है. एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग होता है इन आवर सोसाइटी वी हैव डिफरेंट सेक्शन, आप बोल सकते हो. तो सबसे पहले उसमें जो रिच सेक्शन है, बाय द कास्ट वाइज भी और मनी वाइज भी, उनको जो आपने स्पेशल प्रिविलेज दे रखे हैं, उन प्रिविलेज को खत्म करो. क्योंकि समाज में उस टाइम पर जो वहां पर जो प्रीस्ट थे, जो चर्च में थे, या जो नोबल लोग थे, उनको अलग से प्रिविलेज थे. तो इनका कहना था कि आप तो सबके लिए जो स्पेशल लोग उनके प्रिविलेज को खत्म करो, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे. तो सबसे पहले इनका ये था. सेकंड, कि जो गवर्नमेंट होगी वो किसकी बेसिस पे होगी? लोगों के बेसिस पे, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट होगी. लोग जिसे चूज करेंगे वो गवर्नमेंट होगी, ना ही यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप होगा. थर्ड, इन लोगों का मानना था कि एवरी इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए. एवरी इंडिविजुअल कैन रिप्रेजेंट हिज और हर ओपिनियन, व्यू, आइडियाज, व्हाटएवर इट इज. तो ये था इनका कि इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए, जो कि उस टाइम पर इंडिविजुअल को कोई भी फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि उनको पॉलिटिकल में ही कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई थी. नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि चाहे प्रीस्ट हो, नोबल हो, चाहे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करता हो, दैट शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कि कानून के सामने सब लोग सेम होने चाहिए. नेक्स्ट है इनका कि जो प्रिविलेज दे रखे हैं, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया, वो प्रिविलेज शुड बी अबॉलिश्ड. उन प्रिविलेज को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए. कुछ प्रिविलेज बाय बर्थ हैं, कुछ प्रिविलेज जो हैं इसलिए हैं क्योंकि आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ प्रिविलेज इसलिए हैं क्योंकि आप सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो इस टाइप के जो प्रिविलेज है उनको खत्म करना चाहिए. नेक्स्ट है इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें हम हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कि दिस इज द वे आवर गवर्नमेंट विल वर्क. और हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती उन कंट्रीज का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का हो सकता है, चाहे उसके अंदर मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, थियोक्रेसी हो, कोई भी क्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ले सकती है. तो इनका मानना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. सो इन शॉर्ट इन वन हम कह सकते हैं कि जो आइडियाज थे, ये सारे आइडियाज शो कर रहे थे लिबरल नेशनलिज्म को, कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है. तो लिबरल नेशनलिज्म सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका ये कि एरिस्टोक्रेसी शुड बी अबॉलिश्ड, इसको बिल्कुल बंद कर दो. आपने जो प्रिविलेज अपर कास्ट, लोअर कास्ट को कर रखे हैं, इसको खत्म करो. सेकेंड है आपका कि हम बनाएंगे गवर्नमेंट, हम इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, जो कि वो हमारे अकॉर्डिंग होगी, हमारे लिए वो काम करेगी. आपका जो है प्रिविलेज जो आपने लोगों को दे रखे हैं उन्हें खत्म करिए. हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें इंडिविजुअल को अपनी फ्रीडम होनी चाहिए. तो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके आइडियाज बहुत अच्छे थे नेशन स्टेट को लेकर के, नेशन यूनिटी को लेकर के. तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? फिर प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई, इन्होंने वोट की तो इच्छा करी कि हम गवर्नमेंट हम इलेक्ट करेंगे, और उस किसके थ्रू करेंगे? वोट के थ्रू, कि हमें राइट होना चाहिए कि वी विल वोट एंड वी विल इलेक्ट अ
गवर्नमेंट। दैट्स राइट, मिडिल क्लास ने अपना पॉइंट रखा, लेकिन मिडिल क्लास ने अपना पॉइंट रखने के साथ साथ इनके जो बैक आप कह सकते हो, इनके जो ड्रॉबैक्स थे, इनके जो मेंटालिटी थोड़ी सी अलग थी, वो ये थी कि इन्होंने वुमेन्स को इसमें कहीं भी शामिल नहीं किया था। वुमेन्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन वोट सिस्टम, दे विल नॉट इन देयर लाइक यू कैन से दैट उन अपने प्लेटफॉर्म में उन्होंने वुमेन्स को काउंट ही नहीं किया कि वुमेन्स तो वोट करेंगे ही नहीं, तो उनके लिए कोई राइट नहीं। और मेन वोट करेंगे, तो मेन भी कैसे मेन वोट करेंगे? सिर्फ वो मेन वोट करेंगे जिनके पास अपनी खुद की जमीनें हैं, जो वेल्दी है, सिर्फ वही लोग वोट करेंगे। बाकी जो गरीब लोग हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स है, वो वोट नहीं करेंगे। तो ये मिडिल क्लास की सोच थी। इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म की मांग रखी, ये सारी चीजें इन्होंने रखी, लेकिन इनकी मेंटालिटी वही कि वुमेन्स को तो इसमें इंक्लूड करना ही नहीं है, और मेन को इंक्लूड करना है तो ऐसे मेन को इंक्लूड करना है जिनके पास जमीनें हैं, जो रिच है। जो लोग पुअर है, जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको इंक्लूड नहीं करना। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात हो चुकी है यहाँ पर कि जो लोग वोटिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं है, जो फार्मर है, जो लैंडलेस पीसेंट, ऑब्वियसली दे विल प्रोटेस्ट, बिकॉज उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया जा रहा, तो वो क्या करेंगे? वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास की ये थी। सेकेंड जो था, मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ कि उस टाइम पर क्या था, बैरियर्स थे, उन्हें बैरियर्स को क्रॉस करके आगे जाते थे ट्रेडिंग के लिए। उस वक्त क्या होता था कि इनके पास बैरियर्स थे, तो ईच बैरियर पे इनको क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5%। और इनके यहाँ पे 30 करेंसीज थी, करेंसी वो भी अलग अलग थी। तो आप एक बैरियर से दूसरे बैरियर पे जाते, वहां आपको एक्सचेंज करना होता, फिर 5% आपको वहां पे टैक्स देना होता है। तो इससे ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, मतलब जो ट्रेडर्स थे वो सबसे ज्यादा परेशान इस चीज से हो चुके थे। तो 1834 के अंदर एक नया कस्टम यूनियन आया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, 1834 से कस्टम यूनियन आया, जो प्रुशिया के किंग जो है वो लेकर के आए थे, ज़ॉल्वेरिन, जिसका नाम है ज़ॉल्वेरिन, जिसमें क्या था, जो बैरियर का जो टैक्स था, इन्होंने उसे खत्म कर दिया कि एक बैरियर से दूसरे बैरियर पर अगर आप जाते हो ट्रेडिंग के लिए, तो आपको टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड क्या था, 30 करेंसी में से इन्होंने सिर्फ 2 करेंसीज को रखा कि सिर्फ 2 करेंसीज है, बाकी सारी करेंसीज को साइड कर दिया, ताकि लोगों को जो एक्सचेंज करने की ज्यादा नीड नहीं होगी और वो इजीली ट्रेड कर पाएंगे। थर्ड था आपका रेलवे प्रमोशन, इन्होंने रेलवे को प्रमोट किया, उसकी सुविधा, उसकी फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, ताकि जो है ट्रेडिंग को और बढ़ावा मिल सके, बिकॉज जो लोग सफर कर रहे थे उन चीजों को वो सफर ना करें। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आपके आते हैं। फिर कैसे वहां पे जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो छोटे लैंडलेस फार्मर थे, उसके बाद में ज़ॉल्वेरियन कस्टम यूनियन क्या था। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट वाज कंजर्वेटिव पीपल, उनकी क्या क्या थिंकिंग थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।